गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं नागरिक शास्त्र का 3rd चैप्टर राज्य सरकार। इससे पहले हमने पढ़ा था विधानसभा विधानमंडल, उन दोनों के संबंधों के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। ठीक है, कहते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ। राज्य के अध्यक्ष होने के नाते उनके नाम पर राज्य का समूचा शासन प्रबंध चलता है। राज्य का शासन चलाने के लिए वह उत्तरदायी है। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उसका उत्तरदायी है। इस उत्तरदायी को निभाने के लिए तथा सहायता और परामर्श के लिए वह मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को या जिस विधानसभा को बहुमत प्राप्त होता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। किसी विशेष स्थिति में ही राज्यपाल को अपनी विवेकशील शक्तियाँ द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य की कॉरपोरेशन और बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से करता है। ठीक है, आगे है बेटा वैधानिक शक्तियाँ। जो राज्यपाल है वो राज्य विधान पालिका का अंग होता है। जो राज्यपाल है वह राज्य विधान पालिका का अंग होता है। उसे कई प्रकार की वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह विधान पालिका के अधिवेशन बुलाता है और समाप्त करता है। वह अधिवेशन के समय को बढ़ा सकता है। प्रत्येक वर्ष उसके अभिभाषण से विधानमंडल का अधिवेशन आरंभ होता है। इस अभिभाषण में सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले कार्य, लागू होने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण होता है। वह विधान पालिका के विचाराधीन किसी मामले संबंधी या किसी विशेष अन्य विषय में से संबंधित संदेश भेज सकता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। विधान पालिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। कोई भी विधेयक पुनर्विचार के लिए विधान पालिका को भेज सकता है, परंतु यदि विधेयक दोबारा पारित हो जाए तो इसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। वह कुछ विधेयक राष्ट्रपति के परामर्श के लिए भेज सकते हैं। यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही पारित समझे जाते हैं। ठीक है, यदि विधान पालिका का अधिवेशन ना हो रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश विधान पालिका द्वारा बनाए कानून के समान ही लागू होता है। विधान पालिका के अधिवेशन के आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर ऐसे अध्यादेश की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। यदि राज्यपाल विधान पालिका से स्वीकृति लेने में असमर्थ होता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। वह विधानसभा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग कर सकता है। इनके बिना बेटा इनकी शक्तियाँ हैं वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ। कहते हैं राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। वह बजट विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। उसे धन विधेयक के पारित होने के उपरांत अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। राज्य की असमक निधि पर इसका नियंत्रण होता है। इस निधि में से अपनी इच्छा अनुसार धन व्यय कर सकते हैं। वह सेशन अधीन न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य का कानून भंग करने वाले के दंड को कम या पूर्ण क्षमा कर सकता है। राजनीतिक अपराधियों को स्वतंत्रता कर सकता है। ठीक है, आगे है उनकी विवेकशील शक्तियाँ।
कहते हैं राज्यपाल को कुछ विवेकशील शक्तियाँ प्राप्त है, वह इनका प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। वह है निम्नलिखित। नंबर 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय जब विधानसभा में किसी बहुमत दल को प्राप्त ना हो, राज्यपाल सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही हो या नहीं, या इनका निर्णय करते समय केंद्रीय सरकार की आँख, नाक, मुख और भुजाओं के रूप में कार्य करते समय, विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी लेने के समय। ठीक है बेटा। आगे राज्यपाल के मंत्रिपरिषद के साथ उस प्रकार के संबंध है जिस प्रकार राष्ट्रपति के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ है, परंतु दोनों में मूल भेद है। लेकिन ठीक है, राष्ट्रपति के कामों में और राज्यपाल के कामों में भेद है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, परंतु जो राज्यपाल है वह अपनी कुछ परिस्थिति में ऐसा करने में आवश्यक नहीं है। राज्यपाल अपनी विवेकशील शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति के पास ऐसी विवेकशील शक्तियाँ नहीं होती। आगे है राष्ट्रपति शासन। कहते हैं संविधान के अनुसार यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे कि राष्ट्रपति को या किसी भरोसेमंद सूत्रों से सूचना मिले कि राज्य सरकार संवैधानिक ढंग से नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। ठीक है। ऐसी घोषणा के उपरांत राष्ट्रपति राज्यपाल की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देता है और विधानसभा को भंग कर देता है या स्थगित कर देता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यपाल राज्य का वास्तविक कार्याध्यक्ष बन जाता है। भाव यह है कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक ढांचा फेल होने पर राज्य को समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, वह वैधानिक शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती। आगे बेटा कहते हैं संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति संसद के द्वारा 1 माह के भीतर देनी होनी चाहिए। आमतौर पर कहते हैं आपातकालीन का समय 6 मास है, परंतु संसद इसे 6 मास से और भी बढ़ा सकती है। यदि आपातकालीन वर्ष से अधिक बढ़ना आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। संविधान के अनुसार राज्य के शासन प्रबंध चलाने का तथा राज्यपाल की सहायता और परामर्श के लिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का प्रबंध किया गया है। साधारण चुनाव के पश्चात राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त के नेता को या किसी ऐसे नेता को जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो और सरकार बनाने का निमंत्रण देता हो, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आमतौर पर वह मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के परामर्श से सरकार कार्य करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्य और नीतियों के लिए विधानसभा के लिए प्रत्युत्तरदायी होते हैं। ये तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक इन्हें विधानसभा का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त होता है। विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसे पदच्युत कर सकती है। ठीक है। आगे है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। कहते हैं राज्य का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। वह अपनी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ नेता, विधानसभा और सरकार का नेतृत्व करता और राज्य का मुख्य नेता होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सूर्य के समान होता है। इसके इर्द गिर्द मंत्री चक्कर लगाते हैं। इसकी सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति और इनमें विभागों का विभाजन करता है। आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री का पुनर्गठन कर सकता है। ठीक है। जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कर सकता है। इस प्रक्रिया में वर्तमान मंत्री को हटाया जा सकता है, उनके स्थान पर नए मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं या मंत्रियों के विभागों में पुनर्विभाजन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में तालमेल और सहायता के भाव उत्पन्न करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद में कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह राज्यपाल का प्रमुख परामर्श देता है और राज्य के समुचे शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राज्यपाल राज्य में उच्च पदों पर नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों और कई बोर्डों के कॉर्पोरेशनों के अध्यक्ष जैसे और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। ठीक है, संक्षेप में अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का एक अध्यक्ष है और इसके इर्द गिर्द राज्य का समस्त प्रशासन घूमता है। आगे है मंत्री परिषद। संविधान के अनुसार राज्यपाल को उसके प्रशासनिक कार्य के लिए परामर्श और सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका और राज्यपाल इनके संवैधानिक अध्यक्ष हैं। राज्यपाल अपनी विवेकशील शक्तियों के अतिरिक्त शेष सभी प्रशासनिक कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। वास्तव में मंत्रिपरिषद ही राज्य का शासन प्रबंध चलाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हें पदोन्मुक्त करते हैं। यह मंत्रिपरिषद में विभागों का विभाजन और मंत्रियों परिषद का पुनर्गठन मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। आगे है राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। भारत के न्यायिक प्रबंध के अधीन प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, परंतु संसद विधेयक के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी कर सकती है। उदाहरण स्वरूप पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 6 राज्य असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा केंद्र शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के लिए स्थापित किया गया है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई, बल्कि वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है। उदाहरण स्वरूप पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 48 है, जबकि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों की संख्या 9 न्यायाधीशों की है। ठीक है, कहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंध के जो राज्य हैं उनके राज्यपाल का परामर्श लेते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उपयुक्त 2 अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का परामर्श भी लिया जाता है। कहते उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। आगे है बेटा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के पश्चात वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का 80,000 रुपये है। यह वेतन नौकरी के मध्य कम नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों को निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो उच्च न्यायालय में 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में भेजा जा सकता है। आगे है बेटा इन उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ। सबसे पहले हम मौलिक शक्तियाँ कहते हैं। उच्च न्यायालय के पास मौलिक महत्वपूर्ण मामलों की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इनका भाव यह है कि उच्च न्यायालय में कुछ मामलों की सीधी सुनवाई हो सकती है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मुकदमा सीधा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। यह 5 प्रकार के आदेशों के द्वारा नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, कहते हैं राज्य की कार्यपालिका का कोई आदेश संविधान के विरुद्ध है तो ऐसे कानून का आदेश को उच्च न्यायालय और गैर संवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है।
आगे है अपील संबंधी शक्तियाँ। उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय न्यायालयों के विरुद्ध 3 प्रकार की अपीलें सुन सकता है। नंबर 1 दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक। उच्च न्यायालय कहते हैं उन मामलों के संबंधी दीवानी अपीलें सुन सकता है जिनमें 5,000 से अधिक रकम या संपत्ति का प्रेषण संबंध हो। ठीक है। यह फौजदारी अपीलें इनमें न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय के किसी अपराधी को 4 वर्ष से अधिक कैद या मृत्युदंड दिया हो उच्च न्यायालय सुनता है। संविधान का उल्लंघन या व्याख्या के प्रेषण से संबंधित मामलों की अपील भी सीधी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। आगे है बेटा उनकी प्रशासनिक शक्तियाँ। उच्च न्यायालय के पास बहुत सी प्रशासनिक शक्तियाँ होती है। वह अपने अधीन सभी न्यायालयों की कार्यविधि का निरीक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण करता है। उनकी कार्यपालिका रिकॉर्ड, हिसाब किताब संबंधी नियम बनाना, उनका रिकॉर्ड मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल करना। न्यायाधीश स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमों की अदला बदली कर सकते हैं। आगे है रिकॉर्ड न्यायालय। उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड न्यायालय भी माना जाता है। इनका भाव यह है कि यह निर्णय लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। आगे है बेटा जो अधीनस्थ न्यायालय है। भारत के राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रबंध किया गया है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। कहते हैं जिला स्तर और जिला न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। इनका मुख्य जिला न्यायाधीश होता है और उनकी नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से करते हैं। राज्य न्यायिक सेवा में आने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 3 वर्ष तक वकालत का एक अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है। कहते हैं जिला न्यायाधीश और अन्य राज्य न्यायिक सेवा के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के निरीक्षण में कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय इन अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण रखते हैं और इन न्यायाधीशों का स्थानांतरण, पदोन्नति और इनकी सेवाओं से संबंधित अन्य मामलों पर उच्च न्यायालय निर्णय करती है। ठीक है। भारत के कहते हैं सभी राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय का लगभग यही नमूना है। आगे है बेटा लोक अदालतें। ठीक है। कहते गरीब, शोषित, दलित लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से हमारे देश में कुछ जो पूर्व अदालतें हैं उनको लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश PN भगवत लोक अदालतों की धारणा के जनक माने जाते हैं। ठीक है। वे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तब उन्होंने गरीब और दलित लोगों के लिए निःशुल्क कानून सहायता की योजना बनाई थी। ठीक है। इस योजना के तहत गुजरात की लोक अदालतों की प्रणाली प्रचलित हुई। 6 अक्टूबर 1985 ईस्वी को पहली लोक अदालत दिल्ली में बैठी गई। इसमें एक दिन में 150 दुर्घटनाओं के शिकार झगड़ों को मुआवजा दिलाकर निपटाया गया। अगस्त 1987 में भारतीय संसद ने कानून सेवा की संस्थाओं संबंधी कानून पारित किया, जिसके अधीन 3 सूत्र कानूनी संस्थाओं की व्यवस्था की गई। सबसे पहले राष्ट्रीय कानूनी सेवा संस्था, राज्य कानूनी सेवा संस्था और जिला कानूनी सेवा संस्था। ठीक है। कहते हैं 1987 ईस्वी में संसदीय कानून ने लोक अदालतों के संबंधी नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय और राज्य सरकार को प्रदान कर दी। ठीक है। कहते हैं जो नियम राज्य सरकार लोक अदालतों के संबंधी बनाएगी वे राज्य विधानमंडल के सम्मुख पेश करना आवश्यक होता है। शक्ति केंद्रीय और राज्य शक्तियों को प्रदान की। जो नियम केंद्रीय सरकार बनाएगी वे संसद के सम्मुख पेश करना उसे आवश्यक है। आगे कहते हैं केंद्र और राज्य में संबंध। कहते हैं संविधान के अनुसार भारत राज्य को एक संघ राज्य है। यह संघ का शब्द प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया, परंतु फिर भी भारत को संघ राज्य माना जाता है। भारतीय संविधान में संघ राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं लिखित और कठोर संविधान, द्विस्तरीय शासन प्रबंध, 2 सदनीय विधानमंडल, केंद्रीय और राज्य में शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र निरपेक्ष न्यायपालिका। ठीक है। कहते हैं इन दोनों में भारतीय संविधान के 11वें और 12वें भागों में संघ और राज्यों के
परस्पर संबंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वैधानिक संबंध। संघ सूची। संविधानक की 7वीं अनुसूची के अनुसार विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूचियों में 97 विषय शामिल है। रक्षा, विदेश संबंधी, युद्ध, शांति, रेलवे, अणुशक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक और मुद्रा, डाक स्तर, टेलीफोन, दूरदर्शन, रेडियो आदि जो महत्वपूर्ण विषय हैं इनको संघ सूची में दर्ज किया गया। ठीक है, ये विषय केवल केंद्र सरकार ही की कानून का निर्माण कर सकती है। आगे है राज्य सूची। इसमें 66 जो विषय है उनको रखा गया, जो अब 61 कर दिए हैं, जैसे कृषि, सार्वजनिक व्यवस्था, सड़क, पुल, सिंचाई, जेल, ठीक है, शासन और व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन आदि। इन सभी विषयों को केवल राज्य सरकार ही कानून का निर्माण कर सकती है। आगे है बेटा सीमावर्ती सूची। सीमावर्ती सूची में 52 ठीक है विषयों का विषय है। इनमें शिक्षा, परिवार नियोजन, माप तोल, वसीयत, तलाक, समाचार पत्र, पुस्तकें, प्रेस, मजदूर कल्याण आदि इनकी सूची को शामिल किया गया है। इन विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। ठीक है, इन 3 सूचियों के अतिरिक्त जो शेष शक्तियाँ भी केंद्रीय सरकार को सौंपी गई हैं। अगला है बेटा प्रशासनिक संबंध। कहते हैं संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों में प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। जो प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। राष्ट्रीय हितों को मुख्य रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन जो है पर केंद्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया है। इनके बाद है बेटा वित्तीय संबंधी। ठीक है, वित्तीय संबंध में कहते हैं संविधान ने केंद्रीय और राज्य सरकारों में वित्तीय स्रोत का विभाजन किया है। संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर राज्य सरकारें कर लगा सकती हैं। ठीक है, कहते हैं केंद्र के पास राज्य सरकार की अपेक्षा आय के अधिक स्रोत होते हैं। कहते हैं संघीय सरकार के पास काफ़ी धन होता है जिसका विभाजन वह सरकारों के अनुदान के रूप में करती है। भारत के सभी राज्य वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर करते हैं, और क्योंकि उनकी जो आय से निर्वाह नहीं होता। इस प्रकार कहते हैं संविधान निर्माताओं ने केंद्र के राज्यों पर वित्तीय मामलों में श्रेष्ठता स्थापित की है। कहते हैं जो आज का समय है भारत में सभी राज्यों का विकास केंद्र की वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है। ठीक है, कहते हैं इस प्रकार हमने यह स्पष्ट किया जो पढ़ा कि संविधान के अधीन केंद्र की राज्यों पर वैधानिक प्रशासनिक वित्तीय मामले हैं जो उनमें श्रेष्ठता स्थापित की गई है। वर्तमान में बहुत से जो राजनीतिक विशेषज्ञ और राज्य नेता संघीय के विशेष वास्तविक संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार करने से हम इनकार नहीं कर सकते। कहते हैं आजकल कुछ नेता विधान और विद्वान जो हैं वो केंद्र और राज्य के औपचारिक संबंधों के पुनर्विचार पर दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, इनका विचार किया जा रहा है कि भारतीय संघ के अनुभव और नवीन परिस्थितियों के आधार पर केंद्रीय और राज्यों के परस्पर जो दोनों के संबंध हैं उन पर विचार किया जाए। ठीक है, पुनर्निर्धारित करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये था हमारा सिविक्स का 3rd चैप्टर। थैंक यू।